नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष गठित करने को मंजूरी दी। सरकार ने देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया। शहरी, सहकारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाया जाएगा। भारत और चीन ने सीमा क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी लद्दाख की स्थिति के घटनाक्रम पर चर्चा की और देश में कोविड संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 57% हुई। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी लवलीन निगम के साथ मैं चंद्रिका जोशी। सरकार ने अंतरिक्ष, बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्रों में आज ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केंद्र इन स्पेस का गठन करेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों को नया रूप देकर इसे आपूर्ति आधारित मॉडल से मांग आधारित मॉडल में बदलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। स्पेस विज्ञान के क्षेत्र में और आज तक अंतरिक्ष में हमने अच्छा विकास किया है। वी हैव रियली बिल्ट अप गुड स्पेस एसेट। अब ये सारे एसेट सब लोगों के उपयोग के लिए एक तरह से खुल रहे हैं। आपको याद होगा, भारत के छात्रों ने उपग्रह बनाया, सैटेलाइट, छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण था। लेकिन यहाँ प्रक्षेपण के समय में वो नहीं था, तो इसलिए उनको बाहर देश से वो छोड़ना पड़ा। आज जो सुधार हुए हैं वो अटल जी के समय बिजली के क्षेत्र में जैसे महत्वपूर्ण सुधार हुए वैसा ही स्पेस के क्षेत्र में हो रहे हैं और हमारे मूलभूत ढांचे का सही और अच्छा उपयोग होगा। श्री जावड़ेकर ने बताया कि शहरी, सहकारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाया जाएगा। सहकारी बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, अपने देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है। अब वो राष्ट्रपति के पास आएगा कि ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बुद्ध सर्किट को जोड़ने के इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सारनाथ और गया सहित आसपास के सभी पर्यटन स्थलों के विकास में भी मदद मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने पशुपालन, डेयरी और पशुधन संबंधी उद्यमों के विकास संबंधी बुनियादी ढांचा के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की शुरुआत की। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश में करीब 35 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ का ये कार्यक्रम पहली दफा सबके लिए खुल रहा है। इससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, निर्यात भी बढ़ेगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे। योजना के तहत बैंक संबंधित क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने के लिए 90% तक ऋण देंगे। सरकार ने इस योजना के तहत सभी ऋण के लिए ब्याज में 3% की छूट देने की घोषणा की। विकास कोष डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों में ढांचागत निवेश को प्रोत्साहन देगा। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में किसान उत्पादक संघ, एमएसएमई, खंड 8 के तहत आने वाली कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल होंगे। श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत करीब 9 करोड़ 37 लाख कर्जदारों के लिए ब्याज में 2% छूट की भी घोषणा की। एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉल बैंक लोन का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत एकदम ही छोटा, जिसका 50,000 तक का लोन होता है,
उसको शिशु लोन स्कीम कहते हैं। 9 करोड़ 37 लाख लोगों को लोन मिला। इन लाभार्थियों को अब ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। इस योजना के तहत उन खातों के लिए ऋण दिया जाएगा जिन पर रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार इस वर्ष 31 मार्च तक और योजना के लागू रहने के दौरान कोई ऋण बकाया नहीं है। योजना पर होने वाला लगभग 1,542 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार देगी। ये योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए इस बारे में घोषित उपाय लागू करने से संबंधित है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये योजना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के जरिए लागू की जाएगी। ये 1 वर्ष के लिए होगी। श्री जावड़ेकर ने बताया कि देश में अन्य पिछड़ा वर्गों को लाभों के प्रभावी अंतरण के लिए बेहतर तरीके सुझाने के उद्देश्य से गठित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अवधि अगले वर्ष 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। ये काम शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदल दिया गया, क्योंकि उसी समय एक ध्यान में आया कि अनेक जातियां विभिन्न राज्यों में केवल स्पेलिंग के एक डिफरेंस से वो जातियां वंचित रहती है आरक्षण से, और इसलिए ऐसे एनोमलीज दूर करना, इनएक्यूरेसीज दूर करना, ये भी काम ओबीसी कमीशन को दिया गया है और इसलिए वो नए सिरे से काम कर रहे हैं राज्यों के साथ। लेकिन बीच में कोविड का ये संकट आया तो उसके कारण एक 3-4 महीने काम में देरी हुई है, इसलिए इन्हें अपना रिपोर्ट पेश करने का सरकार को सौंपने की तिथि भी 6 महीने की वृद्धि की है। अब 21 जनवरी 2021 तक ये अपना रिपोर्ट दे सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि भारत की लुक ईस्ट यानी भारत के पूर्व के ओर के देशों को महत्व देने की नीति के तहत ओएनजीसी म्यांमार में गैस के 2 ब्लॉक के अनुसंधान और विकास के लिए 990 करोड़ रुपए निवेश करेगी। हमारा पड़ोसी देश म्यांमार में 2 और गैस ब्लॉक में 909 करोड़ का निवेश करने का निर्णय किया है। आपको पता होगा, एक ब्लॉक म्यांमार में कोरिया, भारत एवं म्यांमार के कंसोर्शियम द्वारा संयुक्त प्रयास से 2002 से जहां काम शुरू हुआ और पिछले कुछ सालों में वहां से गैस आने लगा, आज तक 5,000 करोड़ का उसमें निवेश हुआ है। गेल इंडिया ने भी निवेश किया है और उसका जो पहला प्रोजेक्ट तैयार हुआ श्वे, वहां से गैस आना केवल शुरू नहीं हुआ है, 2014 से वो पीक पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के गठन से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे मेहनती पशुपालकों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ निवेश तथा क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे, खासतौर पर डेयरियों को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को जीवंत बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण खातों में ब्याज माफी की योजना को मंजूरी दी है, जिससे छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी और उनके कारोबार में स्थिरता आएगी। कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के फैसले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के साथ ही पर्यटन क्षेत्र और महात्मा बुद्ध के महान विचारों से प्रेरणा पाने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि इससे यातायात संपर्क में सुधार होगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि अधिक संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के इस क्षेत्र में आने से स्थानीय लोगों को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा है कि इससे पूर्वांचल क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। एक नई गति देने में भी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक बड़ी भूमिका होगी। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि एक तय समय सीमा के अंदर हम इसको न केवल दक्षिण पूर्व एशिया के उन सभी देशों से, भगवान बुद्ध से जिनका अपना एक आत्मीय संबंध जो देश जोड़ते हैं, इन सभी के साथ संवाद बनाने में और उनको एयर कनेक्टिविटी मिलने से वे लोग आसानी से यहां पाएंगे। आकाशवाणी के लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि राज्य के लोगों को बधाई दी और कहा कि पिछले 3 साल के दौरान राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है।
कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद बौद्ध सर्किट का और विकास होगा, जिसमें कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, संकिसा, लुम्बिनी और बौद्ध गया शामिल हैं और इनमें से 6 उत्तर प्रदेश में हैं। कुशीनगर बौद्धों का एक तीर्थ स्थल है। गौतम बुद्ध ने यहीं पर अंतिम उपदेश दिया था और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज ऋण गारंटी योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत उन प्रमोटरों को 20,000 करोड़ रुपए तक के ऋण गारंटी दी जाएगी जो अपने लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम एमएसएमई में और निवेश के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं। योजना में चालू एमएसएमई उद्यमों के प्रमोटरों को सहायता दी जाएगी जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और इस वर्ष 30 अप्रैल तक अपना बकाया ऋण का भुगतान नहीं कर पाए हैं। योजना के तहत उद्योगों के प्रमोटरों को अपने हिस्से के 15% या 75 लाख रुपए में से जो भी कम हो के बराबर ऋण दिया जाएगा। मूल धन के भुगतान पर 7 वर्ष का स्थगन होगा और भुगतान की अधिकतम अवधि 10 वर्ष की होगी। योजना से लगभग 2 लाख उद्यमियों को सहायता मिलेगी। भारत और चीन ने सीमा क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी लद्दाख में स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श किया है। भारत चीन सीमा मामलों पर सलाह मशविरे और तालमेल के लिए कार्यकारी तंत्र की 15वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई। भारतीय पक्ष ने इस महीने की 15 तारीख को गलवान घाटी क्षेत्र में हिंसक घटना सहित पूर्वी लद्दाख में हाल के घटनाक्रम के बारे में अपनी चिंताओं से चीन को अवगत कराया। इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशियाई मामलों के संयुक्त सचिव ने किया और चीन के शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के सीमा और सागर मामलों के विभाग के महानिदेशक ने किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि दोनों पक्षों ने पिछले सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने फिर स्वीकार किया कि दोनों पक्षों को इस महीने की 6 तारीख को वरिष्ठ कमांडरों की बैठक में तनाव कम करने और किसी प्रकार से परस्पर न उलझने के बारे में बनी सहमति को ईमानदारी से लागू करना चाहिए। दोनों पक्ष इस बात से सहमत थे कि वे इस सहमति को तेजी से लागू करेंगे। ऐसा द्विपक्षीय समझौतों तथा तौर तरीकों के अनुरूप किया जाएगा। इससे सीमा क्षेत्र में शांति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने इस महीने की 22 तारीख को वरिष्ठ कमांडरों की दूसरी बैठक के बारे में भी चर्चा की। दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए सलाह मशविरा और तालमेल के लिए कार्यकारी तंत्र की संरचना के अनुरूप और राजनयिक तथा सैन्य स्तर पर बातचीत करते रहने पर भी सहमत हुए हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज पूर्वी लद्दाख के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। लद्दाख की यात्रा के दूसरे दिन जनरल नरवणे ने सेक्टर में सैन्य संचालनात्मक स्थिति की समीक्षा की। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गलवान स्टैंड ऑफ के बाद पहली बार सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास क्षेत्रों का दौरा किया। ग्राउंड जीरो में उन्हें त्रिशूल डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग द्वारा मौजूदा स्थिति और परिचालन संबंधी तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। बाद में जनरल नरवणे ने सेक्टर में तैनात सैनिकों के साथ बातचीत की और उनकी दृढ़ता और मनोबल की सराहना की। उनके साथ नार्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी और फायर एंड फ्यूरी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी थे। दोपहर में लेह लौटने पर जनरल एमएम नरवणे और वाईके जोशी ने फायर एंड फ्यूरी कोर मुख्यालय दौरा किया, जहां उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने जानकारी दी। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष गठित करने को मंजूरी दी।
सरकार ने देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया। शहरी, सहकारी और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाया जाएगा। भारत और चीन ने सीमा क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी लद्दाख की स्थिति के घटनाक्रम पर चर्चा की और देश में कोविड संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 57% हुई। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2 लाख से अधिक जांच करने का आज नया रिकॉर्ड बनाया गया है। 3 महीने पहले ये आंकड़ा प्रतिदिन 100 मामलों की जांच का था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जांच के मामलों में ये उल्लेखनीय वृद्धि अस्पतालों, जांच प्रयोगशालाओं और विभिन्न संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि उसने अब कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए देश भर में 1000 प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की है। आईसीएमआर ने इसे देश में परीक्षण सुविधाओं में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। परिषद ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 परीक्षण के लिए 730 सरकारी और 270 निजी प्रयोगशालाएं हैं। इस बीच देश में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 56.70% हो गई है। अब तक 2,58,685 संक्रमित रोगी ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 10,495 रोगी स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 1,83,022 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल 15,968 नए मामले आने के साथ मरीजों की कुल संख्या 4,56,183 हो गई है। 465 लोगों की मौत होने के साथ मृतकों की संख्या 14,476 हो गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने नई दिल्ली के छतरपुर स्थित राधास्वामी सत्संग व्यास के कोविड देखभाल केंद्र की जिम्मेदारी संभाली है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अनुरोध पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस को इस केंद्र में चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त की है। इस केंद्र पर शुक्रवार से 2000 बिस्तरों की सुविधा शुरू हो जाने की संभावना है। इसे बढ़ाकर 10,200 तक ले जाया जा सकता है। यह देश का सबसे बड़ा कोविड देखभाल केंद्र होगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और सामान्य जनजीवन वापस लाने के प्रयासों के तहत लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीकों से रियायतें दी जा रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने मुंबई में मिशन यूनिवर्स टेस्टिंग की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 1 लाख एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध कराए जाएंगे। ये किट नगर निगम अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों, कोविड देखभाल केंद्र आदि में उपलब्ध होंगे। इस किट से 30 मिनट के अंदर नतीजे मिलने की बात कही जा रही है। मुंबई नगर निगम ने उन क्षेत्रों में अवधि को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई विभागों में विशेष कार्य योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, जहां कोरोना वायरस दोहरीकरण दर औसत से कम है। पिछले 19 दिनों में यानी 3 जून से 22 जून तक मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या नियंत्रण में रही है। पहले जो क्षेत्र हॉटस्पॉट थे वहां लगातार सुधार दिखाई दे रहा है, जिसमें धारावी और वर्ली इलाके शामिल है, जहां कोविड के मामले अभी कम हो रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर उत्तरी मुंबई के कुछ हिस्सों में मामलों में वृद्धि हुई है, जिसके लिए मुंबई नगर निगम ने तेजी से कार्रवाई कार्यक्रम शुरू किया है, जहां मोबाइल डिस्पेंसरी और वैन स्क्रीनिंग के लिए पहुंचेंगे। इस बीच कुछ सकारात्मक खबरों में मुंबई में कोविड-19 के रोगियों की दोगुनी दर 39 दिन हो गई है। एच पूर्व, एफ उत्तर, ई और एल वार्ड्स में दोहरीकरण दर घटकर 28 दिन, 82 दिन, 74 और 70 दिन हो गई है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की दर 1.43% है, जो देश में सबसे कम है। इसी तरह राज्य में रिकवरी दर 76% से अधिक है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के 12,078 मामले सामने आए हैं और 521 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9,215 लोग ठीक हो चुके हैं।
देश में कोरोना संक्रमण की औसत वृद्धि दर 3.63% है। राज्य के 3 जिलों दतिया, अलीराजपुर और उमरिया में कोरोना संक्रमण का कोई सक्रिय मामला नहीं है और ये तीनों जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 24 प्रयोगशालाओं के साथ राज्य में कोविड-19 की परीक्षण क्षमता अब प्रतिदिन 6000 नमूने तक हो गई है। इस बीच मध्य प्रदेश को पंचायतों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कार्य में बेहतर दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई पंचायत का पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में कोविड मरीजों के ठीक होने की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार संक्रमण पर नियंत्रण के पूरे प्रयास कर रही है। प्रदेश में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 15,809 हो गई है, जिनमें से 12,424 लोग ठीक हो गए हैं। अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,013 है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और चारभुजा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसी प्रकार दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी सहित सभी धार्मिक स्थल भी 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय किया गया है। इस बीच प्रशासन ने जयपुर के चारदीवारी में आज बाजारों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह फैसला राज्य में महामारी के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयासों के अंतर्गत राज्य में कल से लेकर इस महीने के अंत तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं केवल जिलों के भीतर ही उपलब्ध होंगी। इन्हें एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत नहीं होगी। इस बीच राज्य में कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड 2,865 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 67,000 को पार कर गई है। त्रिपुरा में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 60.2% हो गई है। राज्य में इस समय कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 451 है, जबकि 807 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कुल 46,868 लोग चिकित्सा निगरानी में हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से सुना जा सकता है। वरिष्ठ मनोचिकित्सक और सलाहकार डॉक्टर अवधेश शर्मा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में फोन नंबर 1800115767 और 01123314444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वार्षिक क्षय रोग यानी टीबी रिपोर्ट 2020 वर्चुअल आयोजन में जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में टीबी के 24 लाख से अधिक रोगी दर्ज किए गए हैं। ये संख्या 2018 की तुलना में 14% अधिक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रूस के संबंध विशेषकर सामरिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने आश्वासन दिया है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा सैन्य अनुबंध जारी रहेंगे और कुछ मामलों में इन्हें कम समय में आगे ले जाया जाएगा। कल मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने ये बात कही। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा। रूस की 3 दिन की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री ने आज विजय दिवस की 75वीं वर्षगांठ परेड में भाग लिया।
उन्होंने बताया कि भारतीयों की तीनों सशस्त्र सेनाओं के दस्ते का भी परेड में शामिल होना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि रूसी उप प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक में भारत रूस रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और इसे और आगे ले जाने पर चर्चा हुई। वंदे भारत मिशन के तहत 4 उड़ानों के जरिए 699 लोग आज शारजाह, यूक्रेन के कीव और ओमान के मस्कट से आज शाम बिहार के गया शहर पहुंचे। ये लोग लॉकडाउन की वजह से उड़ानें बंद हो जाने के कारण फंस गए थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पिछले 6 वर्ष में पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं और इसे काफी आसान बना दिया गया है। इसके लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या भी बहुत कम कर दी गई है। श्री जयशंकर ने आज पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर ये बात कही। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट कानून बनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को सफल बनाने के लिए रेलवे राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रही है। एक रिपोर्ट। 125 दिनों के गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 116 जिलों में 25 श्रेणियों में कार्यों का निष्पादन किया जाना है। इन जिलों में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को समुचित रोजगार प्रदान करने के मद्देनजर ही रेलवे ने राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए जोनल रेलवे को प्रत्येक जिले और राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया है। इस अभियान के दौरान किए जाने वाले सार्वजनिक कार्यों के लिए 50,000 करोड़ रुपयों का आवंटन केंद्र सरकार पहले ही घोषित कर चुकी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, दूरसंचार और कृषि सहित 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच एक साझे प्रयास के अंतर्गत संचालित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून को इस अभियान की शुरुआत देश के 116 जिलों में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को आजीविका के उचित अवसर मुहैया कराने के लिए किया गया था। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2020 और 21 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद एनसीईआरटी के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत एनसीईआरटी को इस साल अक्टूबर तक 1ली से 5वीं कक्षा तक और अगले साल मार्च से 12वीं कक्षा के लिए प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए इन्फोग्राफिक्स, पोस्टर और प्रस्तुतियां तैयार करने के लिए कहा गया है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सामान्य रूप से वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। शहर में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। श्रीनगर में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार वर्षा होने, गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार कक्ष से रवि कपूर। मानसून के दिल्ली में पहुंचने से आज कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून दिल्ली के पास पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में कल विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों में प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ये फैसला लद्दाख के अति संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण को देखते हुए लिया गया है। घरेलू बाजार शेयरों में आज 4 दिन के जारी बढ़त का सिलसिला आज टूट गया और प्रमुख सूचकांक सारी शुरुआत तेजी गंवाते हुए लगभग 1.6% की गिरावट पर बंद हुआ। ये गिरावट वित्तीय शेयरों में मंदी और वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच आई। बंबई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक आज 561 अंक कम होकर 34,869 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 166 अंक कम होकर 10,305 पर बंद हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष गठित करने को मंजूरी दी। सरकार ने देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया।
शहरी, सहकारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाया जाएगा। भारत और चीन ने सीमा क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी लद्दाख की स्थिति के घटनाक्रम पर चर्चा की और देश में कोविड संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 57% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।